हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीनिक्स चैनल। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 11 इन साइंस टेक्स्ट बुक। इलेक्ट्रिसिटी ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ऑब्वियसली क्योंकि सिलेबस में है। तो इस बार इस वीडियो सीरीज में हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वो है फाउंडेशन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी शुड ऑलवेज आस्क आवरसेल्व्स व्हेनेवर वी स्टार्ट एनीथिंग, पहली बात कि ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? क्या किसी के पास है इसका जवाब? कमेंट्स में लिख दीजिए प्लीज। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज वन सच फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता कहाँ से है ना? अभी क्या है वो पता चल गया, तो हमें कहाँ से मिलता है? वेयर डू वी गेट इट? तो इसके ना दो तरीके हो सकते हैं ना। कौन से दो? तो पहला तो हमारे पास कहीं पे स्टोर्ड होगी इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपका सेल हो गया, बैटरीज हो गई, ये होती है स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि हमें मिलती है पावर हाउस से। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके आपके घर पे आती है पावर हाउस से। सो दीज आर द टू वेज वेर इन यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई आर वी लर्निंग इलेक्ट्रिसिटी? कोई ज़रूरत है? भाई सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग इलेक्ट्रिसिटी। बट बिसाइड्स, जोक्स अपार्ट, द वीडियो that you are watching online, you are watching on any of your system, be it mobile phones, tablets or laptops or your devices, all other devices. तो आप अलग अलग devices पे ये वीडियो देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट सपोर्टर है आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ये रिकॉर्डिंग हो रही है। दिस क्लासरूम हैज़ लाइट्स, फैंस, एसीज, एवरीथिंग। तो ऑल ऑफ दीज अप्लायंसेज वर्क्स on electrical energy. So that is why it is very important कि we learn the basics of electricity. अभी जो electricity है ना, हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक है static electricity and the other is current electricity. तो वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और क्या हर चीज़ में दो दो तीन तीन हिस्से पढ़ना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों अलग अलग टेक्निक यूज़ करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टेशनरी चार्ज से पढ़ाई होती है। यहाँ पे ना चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट 1 है अगर और ऑब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज ना मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, जो स्टेशनरी चार्ज नहीं करता। तो मूविंग चार्ज मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज मूव होता है। तो ये फर्क है दोनों में, है ना। तो हम जो पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा हिस्सा स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी का भी पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। तो वो भी पढ़ेंगे, दोनों हिस्से पढ़ लेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फ्लो करता है चार्ज। ओके, सो दैट इज़ योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाने के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मेंशन किया, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कोई बता सकता है? तो मुझे बताइए कमेंट में कि आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इट गोज लाइक, सुनिए ज़रा, ध्यान दीजिए। It is the basic inherent property of a material due to which it experiences attraction or repulsion when placed in an electromagnetic field. बहुत बढ़िया, स्लो मो करके देखना पड़ेगा ना। और क्या था, पूरा चाइनीज बाहर।
तो इसको बेसिक से अंडरस्टैंड करते। देखिए पूरा वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में ना हम सारी चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पार्टिकल जिसका होता है कुछ ना कुछ मास, दूसरा होता है एनर्जी। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे पार्टिकल्स बने हैं एटम से। किससे बने हैं? एटम से। सारे पार्टिकल्स बने हैं एटम से। यहाँ पे एटम दिख रहा है आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज एन एटम। तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एंड न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आई एम श्योर आप सबको पता है, बट ये हम फिजिक्स में केमिस्ट्री का एटम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो चार्ज आता है यहाँ से। तो जैसे हमें पता है कि सारी ही चीज़ें, all the particles are basically atoms. Everything, all the materials in this world is made up of atoms, right? तो एटम तो फंडामेंटल पार्टिकल हुआ ना। अगर एटम फंडामेंटल है मतलब कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो भी फंडामेंटल है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके चलता है? एक होगा उसका मास एंड दूसरा होगा उसका चार्ज। तो ये तीनों के पास कैसे कैसे चार्ज होते हैं? प्रोटॉन्स जो है उनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज्ड। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हेन वी कैन कॉल दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखते हैं, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे कि भाई तीन पार्टिकल्स है और एक का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, एक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो टाइप ऑफ चार्ज में कितने टाइप के चार्ज हुए भाई? कितने बड़े हमने? सिर्फ दो। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट वी राइट हियर। वी विल हैव द फर्स्ट विच इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, इनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। करेक्ट। नाउ अगर इनके मासेस की बात करें, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई हर पार्टिकल का अपना अपना एक मास होता है, तो वैसे ही अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन के पास जो मास होता है वो होता है अराउंड 1.9 इंटू 10⁻³ kg। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन के पास इतना मास है। एंड इलेक्ट्रॉन का मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो इट इज अराउंड 9 इंटू 10⁻27 kg, 9.1। कैन यू बिलीव दिस? यस। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है उससे अगर कंपेयर करें प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन इज अराउंड 1800 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई जब ट्रांसफर होता है चार्जेस का, तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बताया था ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज में प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? इट इज 1800 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन, तो इट विल होल्ड इट्स प्लेस। तो कौन ट्रांसफर करेगा भाई? प्रोटॉन तो बड़ा भाई, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे को जो करना है कर ले। करेक्ट। तो भाई इलेक्ट्रॉन गया, फिर इलेक्ट्रॉन ही है जो इधर से उधर ट्रांसफर होता रहेगा। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब किसका ट्रांसफर? तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा। अभी
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो करेगा, बट क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर कोई और शहर हो चुका है, कल से मत आना, ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता कैसे है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 3 तरीके होते हैं। या तो वो होगा फ्रिक्शन से, किसी भी 2 चीज़ 2 ऑब्जेक्ट को साथ में फ्रिक्शन के साथ आप रब करेंगे तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। या तो फिर कंडक्शन, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दूसरे अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप फिजिकली कांटेक्ट करवाएंगे तो द चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट इज इंडक्शन। अगर आप किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के करीब रखते हैं, दे आर नॉट टचिंग, दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, दे आर जस्ट प्लेस्ड क्लोज टू वन अनदर, इन दैट केस ऑल्सो जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा वो अपने टाइप के चार्ज को रिपेल करेगा और दूसरे टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में सारे पॉजिटिव्स जो है वो अलाइन कर लेंगे। तो दीज आर द ways in which you can transfer the charge। तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो अभी एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस ट्रांसफर के बाद देखो, पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से हम उसको नेगेटिवली चार्ज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। सेम वे अगर हमने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, देन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हमारे ऑब्जेक्ट के पास, तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। सो चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, है ना। तो हमने क्या पढ़ा चार्ज के बारे में? इट इज द बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो एटम से बने हुए हैं, सारे एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल। उसके बाद हमने पढ़ा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो भाई अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होता है? तो ये पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि चार्जेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? बाय नाउ यू शुड आंसर, राइट। कौन से टाइप के होते हैं चार्जेस? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, दे आर ट्रांसफरेबल। चार्जेस जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए दे आर ट्रांसफरेबल चार्जेस। नेक्स्ट, दे आर कंजर्व्ड। अभी कंजर्वेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। कंजर्व्ड चार्जेस का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, it can be only converted from one form to another, so that is why charges are conserved. Next is जो 2 टाइप के चार्ज थे ना हमारे पास, अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर करें तो इनको बोल देंगे लाइक चार्जेस। एंड लाइक चार्जेस जब आप एक दूसरे से नजदीक रखते हैं, when they are placed in close contact with each other, तो they will repel each other. This is the property of charge. They will have repulsion among them. Whereas if you put a positive and a negative or a negative and a positive object together, these are called as unlike charges. इनको बोलते हैं unlike charges, and unlike charges always attract each other. Unlike charges always attract each other. तो ये तो हो गया like अनलाइक चार्जेस की बातें। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर 2 अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और कोई कम अट्रैक्ट करेगा क्या? देखते हैं। यहाँ पे भले ही प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, बट उसका चार्ज जो है वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम।
क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए आगे हम रखते हैं पॉजिटिव साइन टू डिनोट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, हाउएवर as electron has negative charge, as electron is negatively charged, we will place a negative sign in front of it to denote that we are talking about an electron's charge. So that is your charge, and that is why जितना यहाँ पे attraction positive charge करता है उतना ही negative charge भी करता है. So that is like charges repel each other, unlike charges attract each other. But अगर मुझे find करना है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, तो अगेन गोइंग बैक टू द डेफिनेशन दैट वी लर्न, इट इज द बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा, ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट विल एक्सपीरियंस attraction or repulsion when placed in an electromagnetic field. This is where you understand the full definition of electric charge. अभी डेफिनेशन समझ गए, हर डेफिनेशन के साथ हमें पता है कि हमें बतानी होती है उसको कैलकुलेट करने की फॉर्मूला। तो कैलकुलेट करने की फॉर्मूला को यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, इतना भारी भरकम वर्ड लगाने की कोई ज़रूरत थी? सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं बोल सकते थे इसको? नहीं बोल सकते। क्यों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है बेसिक कैलकुलेशन ही है, हमको फाइंड करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे चार्ज, टोटल चार्ज फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट पे। तो अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो n will become 5 इलेक्ट्रॉन E, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19. So that is what we will put here. Correct? That is how we calculate the charge present on a particular object. Okay? यहाँ पे Q क्या denote करता है? Q denotes the total charge. N denote करता है number of electrons. एंड E डिनोट करता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे नेगेटिव साइन इज टू रिप्रेजेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूनिट? तो देखिए यूनिट है इसका कूलम। इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, इसलिए हम C जो है वो स्मॉल लेटर रखते हैं, एंड व्हेन वी डिनोट इट विथ कैपिटल C. सो द यूनिट इज कूलम। हाउएवर अगर इसकी बहुत छोटी वैल्यूज होगी तो हम मल्टीपल फैक्टर्स यूज करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं मिली कूलम, तो मिली कूलम को कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻3। अगर हम बात करते हैं माइक्रो कूलम की, तो माइक्रो कूलम को हमें कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻6। सिमिलरली अगर नैनो कूलम की बात करें तो नैनो कूलम इज 10⁻⁹। दीज आर द वेरिएशंस इन द यूनिट। यूनिट तो कूलम ही रहता है बट मल्टीपल्स बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी आर प्लेसिंग on an object. So this is all that you have to understand about electric charge, the very basics of electric charge. Let me know if you understood it correctly and if you have any doubt in the comment section. Moving forward, अभी फॉर्मूला पढ़ी है तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट है और हमने पहले से ही बता दिया है कि भाई कितना चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिस्ट कर देंगे। आप हमेशा
कोई भी न्यूमेरिकल हो लाइफ में, है ना, इन योर एंटायर लाइफ, बी इट एनी क्वेश्चन, एनी सब्जेक्ट, हमेशा अगर आप क्वेश्चन में दी गई चीज़ों को पहले एक लिस्ट कर देंगे तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे आगे बढ़ना है। तो पहले लिस्ट कर देते हैं गिवन चीज़ों को। हमको दे के रखा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पहले क्या ढूंढना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n ढूंढना है। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमको दे के रखा है कि टोटल चार्ज जो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट है वो है 1 कूलम। कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला है ना, क्या था फॉर्मूला, से इट आउट लाउड, Q इज इक्वल टू NE। तो सोल्यूशन फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू N टाइम्स E। हमें ढूंढना है N, तो N को सब्जेक्ट ले लेते हैं, and keeping n on the left hand side, n is equal to q over e। बहुत बढ़िया, चलिए अभी रिप्लेस कर लेते हैं वैल्यू। q तो मैंने लिखा है इधर, बट e लिखा है क्या, तो e क्या होगा, गोइंग बैक टू द प्रीवियस, थोड़ा बैक में जाओ, है ना, रिवाइंड कर लो खुद को थोड़ा सा। अभी बढ़ा ना e की वैल्यू, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी -19 कूलम। ये था चार्ज ऑन 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अभी 1 कूलम टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन ने बनाया होगा ये फाइंड करना है हमने। 1 है, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, बट मैं आपको फिर भी एक इजी तरीका सॉल्व कराऊंगी। जब आपके पास डेसिमल में कोई चीज़ हो और आपको नेगेटिव में कोई पावर देके रखा है, 10 की पावर है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए। अभी 1.6 में से मुझे अगर इसको 16 करना है तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई 10, तो ऊपर चला जाएगा 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया। ये 10 की पावर अगर ऊपर लेके जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा इंटू 10⁻+19, तो ये क्या हो गया 10⁻20/16 हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 16 है, क्या मैं 10 को 16 से डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, पर क्या मैं 100 को कर सकती हूँ। तो इसलिए जितने भी ऊपर डेसिमल के 10 के पावर प्रेजेंट है उसमें से मेरे अकॉर्डिंग जितना नंबर मुझे चाहिए जिसको मैं आसानी से डिवाइड कर पाऊँ वो नंबर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ therefore n is equal to 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻18। अब सिंपल है, अब कर पाएंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके डिवीजन करना चालू कीजिए, जल्दी जल्दी। अगर डिवीजन कर लिया होगा तो आपका आंसर आया होगा therefore n is equal to 100 डिवाइड बाई 16 is 6.25 इंटू 10⁻18। ये है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बेटा कितना बड़ा नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब बनाएंगे ये 1 कूलम चार्ज, करेक्ट। यहाँ से हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू NE। N जो है यहाँ पे, क्या कभी ऐसे सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं, इलेक्ट्रॉन या तो 1 होंगे या 2 होंगे, है ना, 1.5 थोड़ी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें ये करना है कि हमें n जो है ये हमेशा ही एक प्रॉपर नंबर मिलेगा, इट कैन नॉट बी अ फैक्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी हमारी, Q इज इक्वल टू NE। हम इसको क्वांटाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क्वांटाइजेशन बिकॉज चार्ज जो है वो कभी भी डेसिमल पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट विल नेवर बी 0.5, 1.5, 2.3, 2.6, 5.2, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर इंटीजर नंबर। So that is your quantization of charge and that is what you have to remember. चलिए एक और फाउंडेशन का थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। The question is from the given set of charges which charge is are not possible। तो देखिए हमको 2 ऑप्शन दे के रखे हैं, हम दोनों सॉल्व करेंगे।
तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर ये टोटल चार्ज प्रेजेंट है, इज इट ट्रू, क्या इतने अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो ये हमें फाइंड करना है। मतलब हम क्या करेंगे, अगर मुझे n प्रॉपर नंबर मिला मतलब कि इट इज पॉसिबल, अगर n फैक्टर्स में मिला मीनिंग इट इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट करिए, फिर देखिएगा सोल्यूशन। सो स्टार्टिंग विथ आवर a, तो A में हमको अगेन गिवन चीजें लिस्ट कर लेते हैं। चार्ज देके रखा है 0.8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, ये है चार्ज। मुझे फाइंड करना है n, तो n इज क्वेश्चन मार्क, E आई ऑलरेडी नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए देयरफॉर n इज इक्वल टू Q बाई E, 8 इंटू 10⁻⁻17 लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻⁻20 लिख देती हूँ। करेक्ट, डेसिमल पॉइंट हटा दिया मैंने। तो चलिए 8 1 8 2, सो देयरफॉर n बिकम्स 0.5, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 10⁻, देखिए तो ज़रा कितना आया, -20 ऊपर जाके हो जाएगा +20, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻3। तो हमारा n जो है, n becomes 500 electrons. 500 electrons is a number, it is not a factor, and that is why this is possible. चलिए ये तो पॉसिबल केस मैंने बता दिया। अभी आप B का खुद फाइंड कीजिए, चलिए जल्दी से, एंड मुझे बताइए क्या B पॉसिबल है कि नहीं। B हमको Q दे के रखा है 3.2 into 10⁻⁻20 coulomb. Therefore, n will be equal to 3.2 into 10⁻⁻20 divided by 1.6 into 10⁻⁻19. Therefore, n is equal to, देखिए तो क्या आ रहा है, अगर यहाँ से -19 ऊपर जाएगा +19 बनेगा तो इंटू 10 बचेगा ऊपर, 32/16, 16 1 जा 16 2 जा, so this is 2 into 10⁻⁻1. Therefore n कितना आ गया, n आ गया 0.2. Is this possible? क्या n फैक्टर्स में या डेसिमल में आ सकता है? जी नहीं. That is why this is not possible. चलिए, आई होप कि आपको चार्ज की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हो रही है। इफ़ यस तो कमेंट में लिख के बताइए कि आप कितना समझ गए, एंड इफ़ यू वांट मी टू फोकस ऑन एनी अदर टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मूविंग ऑन, चार्ज ऑन अ कंडक्टर। अभी हमने ये तो बात कर ली कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। हमने ये भी फाइंड कर लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके वो चार्ज बनाएंगे, करेक्ट। एंड अगर n इज इक्वल टू 0.2 पॉसिबल है या नहीं, तो हमने वो भी देखा कि नहीं है पॉसिबल। बट अगर हम ओरिजिनली कोई कंडक्टर की बात करते हैं तो भाई चार्ज ऑन अ कंडक्टर, चार्ज कैसे रहता है, कहाँ रहता है। जैसे कि अभी कोई बस है हमारे पास, है ना, लेट्स से स्कूल बस है, घर जाना है, स्कूल बस पूरी की पूरी खाली है ना, सब लोग भाग के पहले अपना बैग ऐसे डाल देंगे, कहाँ पे, विंडो सीट्स पे। क्यों, विंडो पे बैठना सबको पसंद है ना। कुछ बॉयज़ होंगे जो भाग के जाएंगे लास्ट बेंच पे, मतलब कि लास्ट सीट पे। क्यों, क्योंकि वो उनका फेवरेट सीट, फेवरेट स्पॉट होता है, राइट। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का भी फेवरेट स्पॉट है, क्या है वो, सरफेस। इलेक्ट्रॉन को भी टेरेस पे बैठना अच्छा लगता है ना, वो अंदर घर की खिड़की से देखना पसंद नहीं करता है, ऑब्वियसली टेरेस से ज़्यादा क्लियर दिखेगी ना चीज़ें। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो टेरेस पे बैठेगा, मतलब कि सरफेस के ऊपर बैठेगा। तो चार्ज ऑन अ कंडक्टर, कोई भी अगर कंडक्टर है हमारे पास तो वो जो है उसके ऊपर चार्ज, मैं बोलूँ कि चार्ज कहाँ है, तो चार्ज होगा उसकी सरफेस पे, है ना। चार्ज कहाँ पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज ऑन अ कंडक्टर, या फिर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन इट्स सरफेस।
maximum charges will be present on the surface of a conductor. That is how the charge is present on any conductor. अभी कंडक्टर तो सारे बहुत डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, तो क्या हर एक शेप के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज कहाँ पे रहता है वो चेंज होगा? यस, चेंज होगा. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका यूनिफॉर्म शेप होता है, यूनिफॉर्म शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल या स्फीयर बनाया है, 2D मानो तो सर्कल, रिंग, 3D मानो तो स्फीयर, करेक्ट. तो इसमें जो यूनिफॉर्म शेप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, करेक्ट, ये यूनिफॉर्म शेप्स है. इसमें कैसे होता है? तो यूनिफॉर्म शेप्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जैसे मैंने बताया चार्ज हर कहीं पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. अभी अगर नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा शेप, तो नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स में चार्ज कैसे रहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स में मैक्सिमम चार्ज जो होते हैं ना, वो उसके लेंथ से थोड़ा सा दूर रहते हैं यहाँ पे. इसलिए पॉइंट से ना चार्ज लूज करना भी चालू करते हैं, वो पढ़ेंगे हम आगे. बट यहाँ पे व्हाट वी हैव टू नो इज दैट कि अगर ऐसा कोई पार्ट है इन योर ऑब्जेक्ट, देन द चार्ज विल बी प्रेजेंट मैक्सिमम एट दिस रीजन. ऐसा क्यों? तो जहाँ से आपका लेंथ मैक्स है वहाँ पे आपका चार्ज जो है वो मिनिमम रहेगा, और जहाँ पे आपका लेंथ मिनिमम है वहाँ पे आपका चार्ज जो है वो मैक्सिमम रहेगा. दिस इज हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो हर चीज़ को पढ़ के सिर्फ छोड़ थोड़ी देते हैं, हम उसको पकड़ के रखते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है कि भाई मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा एक वायर है, वायर. तो वायर की फिजिकल क्वांटिटी अगर मुझे मेजर करनी है तो मैं मेजर कर सकती हूँ उसका लेंथ, राइट. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर वेरी स्मॉल टू बी मेजर्ड. तो इन दैट केस आई विल हैव टू मेजर अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ दैट वायर हाउ एग्जैक्टली इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू आपका चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, एंड दैट इज व्हाई इट्स यूनिट इज कूलम का, चार्ज का यूनिट कूलम एंड लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम पर मीटर. That is your linear charge density. Second is अगर मेरे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास कोई थिन मेटल शीट है, उसके अलोंग कैसे चार्ज डिवाइड होगा? तो इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ हाइट है. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density. Charge over area. Charge over the area meaning length into width. That is the surface charge density. And इसका यूनिट है again coulomb per meter square. Simple. तो चलो गैस करो. अभी थर्ड भी तो होगा. थर्ड क्या होगा? थर्ड का नाम गैस करो तो कमेंट सेक्शन में पुट करो जल्दी जल्दी से. थर्ड क्या होगा? इट विल बी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग 3 डायमेंशंस. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.
volume charge density Q over volume, and similarly like previous two, unit will be coulomb per meter cube. These are the charge distribution on objects of different dimensions. अगर वो single dimension one dimensional object है तो linear charge density, अगर वो 2 dimensional object है तो surface charge density, and अगर वो 3 dimensional object है तो volume charge density. ये सारे तरीक़ों से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी डेंसिटी क्या है. तो in case like this the charge density will be obviously higher, whereas in cases like this the charge densities will be lower. Okay, so that is all that you need to know about the distribution of charges over different objects. Next है, अगर मेरे पास 2 point charges, if I have 2 charges placed at a distance from each other, okay, how exactly do I figure out the force acting between them? देखिए, पहले ही हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा था पहले कि भाई लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं एंड जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं. करेक्ट. तो कितना अट्रैक्ट करेंगे भाई, आ जाएंगे क्या एक दूसरे के करीब, तो कितना अट्रैक्ट करेंगे, या रिपेल करते तो कितना रिपेल करेंगे. तो कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इज वेरी सिमिलर टू द लॉ दैट यू स्टडीड, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. याद करो, उसमें भी 2 ऑब्जेक्ट्स लिए थे ना, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस से मेजर किया था, राइट. तो सिमिलर है हमारा कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो देख लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 2 चार्ज हैं. इसको ले लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं Q2. So we have 2 charges, one is Q1 and the other is Q2, and let's say they are separated by a distance r. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r. इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, that force will act obviously along the axis joining the center of both the objects. तो फोर्स जो है वो कुछ ऐसे लगेगा. अभी अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, दैट विल डिपेंड ऑन इफ this is a positively charged or this is a positively charged or negatively charged. So that will depend on the type of charge. But in general, if I have 2 charges, let there be 2 charges Q1 and Q2 separated by distance r between them. Then the force acting between these 2 charges can be given by product of both the charges. Force acting between these 2 charges is directly proportional to product of both the charges, and it is inversely proportional to the square of distance between them. ये पढ़ चुके हैं हम पहले, है ना, सिमिलर चीज़ें पढ़ चुके हैं. करेक्ट. अभी इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो proportional to Q1 Q2 divided by r square. याद कीजिए, कर चुके हैं ना ऐसा पहले ग्रेविटेशनल लॉ में, राइट. तो यहां से क्या करते थे फिर इसके बाद, वहां पे अगर हमें कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना हो तो वी विल हैव टू रिप्लेस इट विथ अ कांस्टेंट. तो यहां पे रिप्लेस करते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 divided by r square, where K is the Coulomb's constant. तो भाई वैल्यू क्या है इसकी, तो K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. भाई आप बोल रहे होंगे मैम सीधा नंबर में बताओ वैल्यू, ये वापस इसकी फॉर्मूला क्यों याद करवा रहे हो. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है. ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. इसको बोलते टाइम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे इस कॉर्नर पे 100 इलेक्ट्रॉन है,
ओके, एंड मुझे दूसरे कॉर्नर पे वो इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है, तो मैंने तो यहाँ से भेज दिए 100 इलेक्ट्रॉन, बट 40 कहीं बीच में ही गायब हो गए और 60 ही उधर पहुँचे, है ना। सो दैट 40 जो रख लिए स्पेस ने बीच में, दैट इज़ द परमिटिविटी। सो दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे हम एयर की बात करें, ये दोनों चार्जेस को हमने एयर में रखा है ना, इसलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करते हैं। एंड इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 8.854 इंटू 10 रेज़ टू -12, 8.854 इंटू 10 रेज़ टू -12, दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद हमारे k की वैल्यू जो आती है वो आती है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, यूनिट होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। So that is the value of K, and this is the derivation for Coulomb's law used to find out force acting between two charged particles kept at a certain distance from each other. चलिए अभी इसको थोड़ा और पक्का बनाने के लिए इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल नंबर 1. 2 point charges +2 coulomb and +5 coulomb are separated by 9 meter. Find the force acting between them. Very simple question. पहले given चीज़ें लिस्ट कर लेते हैं. तो Q1 is equal to +2 coulomb, Q2 is equal to +5 coulomb. अभी दोनों क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि they will be repelling each other, करेक्ट. तो दोनों का जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा. Distance is 9 meter. And find the force acting between them. So force is equal to question mark. अभी इन सब के अलावा क्या हमारे फॉर्मूला में हमें किसी और वेरिएबल की ज़रूरत है? Yes, K. K is equal to, I already know, 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square. Right? So let's now solve this. Force acting on 2 point charges placed at a certain distance between them is given by F is proportional to Q1 Q2 divided by R square, and F is equal to K Q1 Q2 upon R square. So now we will replace all the values in the formula, and 9 into 10 raised to 9, value of Q1 is +2, value of Q2 is +5, and R square, so 9 into 9. Why did I write it like that? Because I can simply cancel out the 1 in the numerator. तो ये आ गया आपका 10/9 into 10 raised to 9. इसका आंसर आएगा अराउंड 1.11 into 10 raised to 9 Newton. It's a force, so it will be measured in Newton. This is how much the force is acting between 2 point charges, +2 coulomb and +5 coulomb separated by 9 meter. चलिए, now we will proceed to foundation questions. Read the question. There are 2 charges +1 microcoulomb and +5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them will be. तो अभी देखिए, the only way that we can find out force is by using both the forces together. हमारा जो फॉर्मूला है, force is equal to K Q1 Q2 divided by R square. So if I calculate force acting on 1 microcoulomb, then also I will write K Q1 Q2. And if I calculate the force acting on 5 microcoulomb, then also I will write the same thing. So if I take ratios of these, I will basically get, let's say this is FA and FB is equal to K Q1 Q2 upon R square. FA for 1 microcoulomb, so it will be
k into 1 into 5 divided by r square, whole thing divided by k 1 5 r square is equal to your FA over FB. So same quantities are divided, therefore FA over FB will be equal to 1 over 1. That is why your answer will be 1:1. When the ratio of forces acting on them is asked, the answer will be always 1:1, because no matter what quantity of charge you take here, the amount of force acting on both of them will be equal, and hence the ratio will be 1. Next question, read these question again. According to Coulomb's law, which of the following is correct for attraction? According to Coulomb's law, which of the following is correct for attraction? Now, the only condition that we know or we should know for attraction here is, for attraction both the charges should be unlike to each other, right? One should be positive and the other should be negative. So if we talk about that, according to Coulomb's law, which of the following is correct for the attraction? When we go for this, Q1, Q2 should be less than 0. If one is positive and the other is negative, then only the attractive force will exist between them. If you get a Q1 and Q2 greater than 100 Coulomb, not possible. Q1, Q2 equal to 0, not possible. Q1 and Q2. See, Q1 and Q2 equal to 0. Why not possible? Because it's not necessarily that they are of the same amount. If they have to be attractive, they can be of different amount, but they should be unlike in nature. And that is why Q1 and Q2 should be less than 0. Okay, the multiplication of Q1 and Q2 should be less than 0, because opposite signs, both of them will have opposite signs, and that is why their product will make it negative or less than 0. If both of them are positive, it will be repulsion. That is when you will get the product of Q1 and Q2, a positive number and a positive number when multiplied together gives you a product which is greater than 0. Again, if they are 0, meaning one of the charges has to be 0, then only the product of Q1 and Q2 will be 0. So again, this is not possible. Either it can be plus or minus, and the rest is 0. So then only you will get a product to be 0, which is not possible. Q1 and Q2 greater than any 0 value is basically not possible. So here the only possibility is Q1 and Q2, the product of charges of Q1 and Q2 should be a negative number, and when it is negative, meaning it is less than 0. That is the understanding of this particular question. I hope you understood it. Next question, let's solve one more. Read the question. A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to. Okay, very nice question. It's a very important question and a very nice at that. Just see the question. It's very simple to understand. Whenever such questions are asked about charges, you know, one charge is placed here, the other charge is placed there, the best and the first thing that you should do is visualize exactly how the charge is placed. So let me visualize. There are two charges present already at the end of a line. Let's say this is the line, and at the end of lines we have charge Q present. Okay, and in the center, the question says in the center of the line you are placing another charge small q. Let's say here you have placed a charge small q. If this distance was, let's say, distance d, then the distance here will be d by 2, because it's placed in the center. This will be d by 2, d by 2. Okay. Now, we want the condition or the system of charges to be in equilibrium.
When can I say that the system is in equilibrium? See, if one is attracting and the other is repelling, okay, that is some kind of forces are acting. If the amount of attraction and amount of repulsion becomes equal, then it will be equilibrium. In all, the net force acting on each of these charges should be equal to 0 in order for the system to be in equilibrium. Only then the system will come in equilibrium. Like देखिए, हम जब सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाला, I don't know if you or your generation have seen this, but a pan balance. You put some weight on one pan and you weigh the veggies on the other pan. That's how you have a pan balance. So when the system achieves equilibrium, meaning the weight here is equal to the weight here, right? So the net weight is 0. Similarly, here also the system can only be in equilibrium when the charges will have 0 net force acting on them. So यहाँ पे कोई भी एक चार्ज को आप कंसिडर कर लीजिए कि उस पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि नेट फोर्स जो है वो होना चाहिए 0. नेट फोर्स 0 कब होगा? when the charges when the forces acting on two charges are equal. तो देखिए, कोई भी एक चार्ज को सब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे इस वाले को सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 है. टोटल फोर्स 0 है मतलब कि इस पे ये स्मॉल क्यू चार्ज लगाएगा, एक तो स्मॉल क्यू फोर्स लगाएगा इस पे, स्मॉल क्यू ने फोर्स लगाया, लेट्स से F1 फोर्स लग रहा है बिटवीन स्मॉल क्यू एंड दिस क्यू, तो दिस विल बी K Q स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, D/2 द होल स्क्वायर. करेक्ट. एंड द नेक्स्ट इज, लेट्स से ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा Q के ऊपर. दो ही चार्ज है, दो ही चार्ज मिलकर फोर्स लगाएंगे, तो एक इसने फोर्स लगाया, दूसरा इसने लगाया. लेट्स से इसको F2 बोल देते. F2 इज इक्वल टू कितना, K चार्ज Q इंटू चार्ज Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है D, तो D². करेक्ट. तो हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ Q. तो देखिए, मुझे क्या पता है कि if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, F1 is equal to F2. F1 is equal to F2. अगर F1 equal to F2 है फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सीधा इनको कंपेयर कर दें. F1 is equal to F2. चलिए कंपेयर करिए. F1 की वैल्यू क्या है, K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई D² अपॉन 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं. करेक्ट. D² अपॉन 4 आएगा यहाँ से, तो 4 को ऊपर लेके जाते हैं, इज इक्वल टू K Q² डिवाइडेड बाई D². चलिए कैंसिल कर देते हैं चीज़ों को. D² उड़ा, और क्या उड़ेगा, K उड़ेगा, एक Q उड़ा दो, उड़ गई चीज़ें. अभी देखो यहाँ पे 4Q बच गया, Q इज इक्वल टू Q by 4. So that should be the value of your small charge Q in order for your entire system to be in equilibrium. तो the correct option should be okay, plus Q/4 की negative Q/4. अगर दोनों का एडिशन इक्वल होता है मतलब F1 should be equal to minus F2. So Q should be equal to Q/4. That is your option number B. That is all for Coulomb's law and electric charges in this chapter. We will now meet in next video, which will be about electric current.